लेकिन मार्केट, एक तो आपने बात कही कि रुपये इतना कमजोर होने के बावजूद ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो पॉजिटिव चीज है। आईटी जैसा बड़ा सेक्टर भी आज चला, वो अच्छी चीज है। लेकिन कितने चांसेस हैं इस रैली के टिकने के, और साथ ही अगर ये टिकती है या नहीं टिकती है तो दोनों केसेस में मार्केट को कैसे अप्रोच करें? वीकेंड है, सैटरडे संडे होगा, तो क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी होगी, किस दिशा से अप्रोच करें इस मार्केट को? देखिए श्रेया, मेरा एक व्यू रहा है और ये मेरा व्यू आई थिंक जब हम 24,800 पर थे या उससे भी थोड़ा ऊपर से थे, जब से वॉर शुरू हुई है तब से रहा है। मेरा व्यू ये रहा है कि ये मार्केट बहुत वीक है और ये मार्केट 22,000 तक जा रही है। अब मार्केट आपको ऐसे नहीं होगा कि आप जिस दिन ब्रेकडाउन आ गया उसी दिन चेस करें तो मार्केट आपको रिटर्न देगा। तो 3 दिन की रैली थी, वो उसमें कितने लोग उछल रहे थे, लेकिन हुआ क्या इवेंचुअली? वही वापस आ गया इस लेवल पे, वो रैली फेल हो गई। मुझे इस रैली पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, हल्का सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा यह मानना है कि इस रैली में अपने थोड़ा सा फंसे हुए पोजीशन से बाहर हुई है, थोड़ा सा लाइट रही। अब पोजिशनल ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये पहले 2 रैली फेल हो चुकी हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना हो। ट्रेड करना भी अगर आपको लॉन्ग साइड पर तो स्टॉप लॉस के साथ करें, ऑप्शंस के थ्रू करें। ओवरनाइट तो बिल्कुल ना कैरी करें, क्योंकि वीकेंड पे क्या हो जाए आई थिंक हम में से कोई नहीं जानता कि इस वीकेंड पे क्या हो सकता है। वैसे भी पिछले कुछ सोमवार हमारे लिए मुश्किल भरे रहे हैं। इवन ये मंडे भी, अगर वैसे आपको कैंडल में दिखाई देगा कि हम ऊपर थे, 23,400 पे गए थे, लेकिन इंट्राडे में हम बहुत गंदा गिरे भी थे। उसके बाद रिकवरी आई थी, वो अलग बात है, ठीक है। और उसके बाद मंडे वैसे अच्छा हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर थर्सडे को हमने कल बड़ी डिक्लाइन देखी। और पिछले कुछ सोमवार जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए काफ़ी टफ रहे हैं। और ऐसे में पोजीशन मत कैरी करें। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, अब खबरें आ रही हैं कि अब नवरोज़ पे जो ईरान के अब जो लीडर हैं, जो अब तक पब्लिकली दिखे नहीं हैं, नवरोज़ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है कम्युनिटी के लिए, क्या वो एड्रेस करेंगे देश को? आई थिंक ये एक बड़ा सवाल है। अब आज तो ब्रेंट स्टेबल है, वीकेंड पे लकीली ब्रेंट नहीं ट्रेड करता है। ब्रेंट मतलब क्रूड जो है वो आज शाम को बंद हो जाएगा, फिर मंडे को ही खुलेगा। तो सैटरडे संडे को यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है, लेकिन एक कम से कम एक होप है, स्टेबिलिटी है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, एक और ब्लास्ट हुआ, ये वापस 120 हो जाएगा और ये एक यहाँ पर एक रिस्क रहेगा। और चलते हैं आज की रणनीति पे अनुज। फाइनली वी आर एट डे लो। तो जो वो एक टेल विंड था क्रूड का, वो फाइनली अगर आप देखें जो हेडविंड था आपके सामने फॉरेक्स का, है ना, बाजार ने कहा जनाब मेरे बस की नहीं है अभी फिलहाल, और वो फ्राइडे फैक्टर क्या कहेंगे? वीरू, दोनों ही हेडविंड बन गई एंड तक। तो आते आते 110 हो गया। देखिए सुबह हम 105 पर थे क्रूड पर, सुबह क्रूड पर 105 पर थे, अब हम क्रूड में 110 पर हैं। और इसमें आप जोड़ दीजिए डॉलर रुपी को। डॉलर रुपी देखिए आप किस तरीके से गिरा है आज। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये मोर और लेस कल वाली डिक्लाइन जो हमने प्राइसिंग की, लेकिन फिर भी 1 रुपया निकल जाना एक ही दिन में 1% मायने रखता है ना। देखिए मेरा व्यू ये रहेगा कि पोजीशन कोई भी कैरी ना करें अनलेस आपके पास शॉर्ट है और आप कैरी कर रहे हैं। अगर वो 24,800 से वो वाला आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, जो बहुत कम ही लोग कर पाए होंगे, क्योंकि बीच में एक बड़ी रैली भी हुई थी, तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वो व्यू नहीं रखता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत रख पाते हैं, इतनी काउंटर ट्रेंड रैली में टिक पाते हैं। तो अगर आपके पास वो शॉर्ट है तो बने रहें। बाजार का टेक्सचर सेल ऑन रैली का है और अभी भी लेकिन डिसाइसिव मूव अपसाइड पे नहीं है मार्केट का। कुल मिलाकर ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है इस बाजार का। और ये अब अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्रूड 100 जाएगा या 120 जाएगा। हम 110 पे बंद हो रहे हैं यहाँ पर। मंडे मॉर्निंग हम 100 पे खुलेंगे, 120 पे होंगे, नोबडी नोज। 100 गया तो बड़ी रैली होगी, 120 गया तो बड़ी गिरावट होगी। अब किसी को नहीं पता, किसी को, और किसी को से मतलब किसी को। तो ऐसे में क्या ही व्यू ले पाएंगे आप मार्केट में? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस समय वेट एंड वॉच रहूंगा। अनलेस आप पोजिशनली शॉर्ट है, इन दैट केस आप कैरी कर सकते हैं। एकमात्र कारण है कच्चा तेल। क्यों? कल $119 के आसपास कच्चा तेल फिर पहुंचा, और आपको याद हो पिछले एकदम रनअप में भी $119.42 का आपने हाई बनाया था, लगभग वहीं पर डबल टॉप बनाया था 9-10 मार्च के बाद, लगभग वहीं। उसके बाद 12-13% घटकर वापस से $106 के करीब आया। अभी $105 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, राइट। आपको याद होगा नहीं, हम $120 के आसपास पहुंचने के बाद कच्चे तेल ने 100 से $106 के बीच में फुल टाइम पास किया था। तब तो 120 से सीधा $88-90 तक आया था।
$90 से जो एक उछाल मारी, 100 से 106 के बीच में फुल टाइम पास किया था कई दिनों तक, सेम टाइम पास वाली रेंज में आप फिर से आ गया है कच्चा तेल, ठीक है। अब ये बड़ा डिसीजन होना कि वापस से $106 को पार करके, $160 को पार करके 120 की तरफ जाएगा या फिर वापस से 90 की तरफ आता है, ये वक्त बताएगा, अभी देखने वाली बात है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से कच्चा तेल तेजी से घटा है, और वो पूरा कल का युद्ध का बड़ा अपडेट भी है, ये मान के चले। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की युद्ध शुरू होने के बाद, फर्स्ट टाइम एवर युद्ध के बीच में, और उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द खत्म होने की हमें उम्मीद है। उनका ये मानना है कि हमने जो कुछ भी हासिल करना था हमने कर लिया, अब ये है कि पूरा कंट्रोल करने के लिए तो आपको जमीनी लड़ाई करनी पड़ेगी। उनका ये मानना है कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की कि न तो ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है, न काबिलियत है, मतलब कैपेसिटी भी नहीं है और कैपेबिलिटी भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो इसलिए लोगों को लगा कि अब मेन तो थ्रेट क्या थी ईरान से, इन सबको अमेरिका और इजराइल को एक इनके पास न्यूक्लियर बम बन सकता है, जब वो कहने के है ही नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रम्प साहब ने कहा है, सुझाव दिए, उसके बाद अब हम और हमले नहीं करेंगे। कहाँ? एनर्जी ठिकानों पर। बोले जो मार दिया पार्स में, अब और नहीं मारेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा था। हाँ, ये जरूर कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत के मुताबिक जितनी जरूरत है करेगी, लेकिन हम एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा संकेत वहां से आता दिखा है, नंबर 1। नंबर 2, एक साथ देखिए कच्चे तेल के लिए बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आई। पहली वाली तो ये नेतन्याहू साहब का बयान कि अब हम एनर्जी ठिकानों पर ईरान पे हमला नहीं करेंगे, बराबर। ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे एनर्जी ठिकानों के बारे में किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं सबको जला के राख कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, ओमान हो, जो हो वो हो, बहरीन हो, हम सबके एनर्जी ठिकानों पे मारेंगे। और वो कल उन्होंने करके दिखाया भी। सो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि कच्चा तेल, एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस ऊपर रहेंगी तो समस्या है। सो कल ये बयान इस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट था। दूसरा बयान बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो ये कि ट्रम्प साहब ने कहा, मजे की बात सुनिएगा जी, 14 करोड़ बैरल तेल, यानी कितना हो गया, अच्छा खासा, मतलब आप समझिए जितनी आपकी एक तरह से सप्लाई कम हुई थी, एक दिन की सप्लाई जो कम हो रही थी, है ना, वो उतना तेल समुद्र में फंसा हुआ है, ठीक है। और ये समुद्र में फंसा हुआ तेल ईरान का है, ठीक है। कल ट्रम्प ने कहा, ट्रम्प ने नहीं कहा, स्कॉट बेसेंट साहब ने कहा कि हम उस पर से सैंक्शन हटा सकते हैं, कि अगर ईरान के कच्चे तेल पे भी सैंक्शन हटा सकते हैं जो समुद्र में पड़ा है। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये सिंपल ये दिखता है कि अमेरिका पे बहुत प्रेशर है, सारी दुनिया भर के देशों से भी और यूरोप से भी, कि बॉस एनर्जी प्राइसेस इतनी ऊपर रहेगी, पूरा दुनिया डूब जाएगी, इतना महंगाई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब मर जाएंगे, और फायदा किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज तो तेल निकाल कर बेच नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बेच पा रहा है तो थोड़ा बहुत ईरान, और बाकी रशिया, जो दोनों ही आपके दुश्मन हैं जो बेच रहे हैं। सो इसलिए इसको रोकना जरूरी है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा इसका तरीका ये भी हो सकता है कि एक बार जितना भी समुद्र के बीच में तेल वेल है वो निकल जाए, घट जाए, कर जाए, तो उसके बाद हो सकता है अगर अमेरिका को कोई कार्रवाई करनी हो हॉर्मुज वगैरह में, तो उसकी साफ सफाई हो जाए कि आपको रास्ता क्लियर। अब ये क्लियरिटी अपने को नहीं है, लेकिन कुल मिला के मार्केट ने जो समझा पढ़ा वो ये कि अगर ईरान पे सैंक्शन हटाने को तैयार है, फिर क्या चाहिए, तो मामला ही खत्म, क्योंकि युद्ध से काफी पहले ही इन्होंने ईरान के तेल पे सैंक्शन लगा दिया। एग्जैक्टली। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने कहा है वो ये कि 6 बड़े देश, जो जिसमें जापान और यूरोप के 5 देश शामिल है, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज को खोलने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने ईरान से भी अपील की भाई कि हॉर्मुज को आने जाने दीजिए। ये मजे की बात देखिए, ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा आओ ना, जाओ ना, कौन रोकता है, मैं बोलता हूँ निकलो आप आ रहे, और मुझसे टोल टैक्स लेके निकलो, पैसे दो। बोले मुझे $30 बिलियन कमाने हैं यहाँ से, जो भी जहाज निकलेगा इधर से इधर, टोल टैक्स मतलब लेके बैठ गया, है ना। क्यों? युद्ध लड़ने के लिए। ऐसा कारण भी दिया, ये $30 बिलियन मैं युद्ध में इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या है? ईरान बहुत बहुत साफ कह रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको निकलना निकले, मुझे पैसे देके जाए, और इस पैसे से मैं अमेरिका को और इजराइल को ठोकूंगा। करेक्ट। अब एक चीज बताऊं, आज कच्चा तेल घटा हुआ है, लेकिन किसी को भी आप पूछो, टटोल के देखो, घट गया यार, हो गया कच्चा तेल, मन में क्या हो, नहीं यार अभी रिस्क है,
खत्म नहीं हुआ है। Correct. तेजी कच्चे तेल की खत्म, पता नहीं यार वापस बढ़ जाए। कि कल फिर से दिख गया ना। एग्जैक्टली तो क्या है, ये दूसरी बार 120 जाके आया, भले नीचे आया है, लेकिन वो नीचे आने में भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि नीचे ही घटा रहेगा। तो कच्चे तेल का डर निकला नहीं है दिमाग से, कब बढ़ जाए पता नहीं, Correct. कब घट जाए पता नहीं। तो ये उतार चढ़ाव वाला जो था, तेल ठिकानों पर युद्ध बेहद नेगेटिव है। अब रुक जाए तो अच्छी बात है। कल जिस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, अमेरिकी बाजार दूसरे दिन कमजोर रहे, लाइफ टाइम लो पर रुपया था। अच्छा हुआ कल छुट्टी थी इनकी, नहीं तो कल ही और नया लो बना देते। ईरान के आक्रामक बयान आते दिख रहे हैं कि ईरान छोड़ नहीं रहा भाई, मतलब बिल्कुल लगा हुआ एकदम जोर से, और उसको टारगेटेड हिट कर रहा है। अच्छा, आज वो कतर एनर्जी के सीईओ का बयान आया सुबह सुबह, उन्होंने बोला जो ईरान का हमला हुआ था कतर के गैस फील्ड पे, बोला हमारा 17% प्रोडक्शन गया। कितने टाइम के लिए मालूम है? 5 साल के लिए। बोलो वो प्रोडक्शन 5 साल, इतना बड़ा नुकसान किया है एक हमले में ईरान ने। इसका मतलब क्या, गल्फ में सबको अब ये लग गया कि ईरान अगर इस तरह से तेल ठिकानों पे हमला करेगा, गैस ठिकानों पे करेगा, तो बैंड बज जाने वाली है। तो ये अब प्रेशर भी आ रहा है एक्चुअली, इसलिए दुनिया के एनर्जी और इकोनॉमिक वॉर में फंसने का चक्कर बढ़ रहा है। एक्चुअली वो डर बढ़ रहा है कि कहीं एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा लंबी चल गई ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यूएस फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स अब 157 अंक नीचे और एकाएक 150 पॉइंट्स की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में भी एकाएक बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एकाएक यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। यूरोप के मार्केट्स भी सामने रख देते हैं, जिसमें हाँ यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मजबूती फिजल आउट होती दिख रही है। कच्चा तेल $110 के ऊपर एकाएक चला गया, उसका रुपए में नया लाइफ लो बन गया। लो, जिनको ये कंप्लेन थी कि भाई रुपए और कच्चे तेल के साथ साथ मार्केट मूव क्यों नहीं हो रहा, ये हो रहा है मिनट टू मिनट मूव, तीनों चीजें एक साथ हुई ना। अब देखिए, करेंसी ने नया लो बनाया, कच्चे तेल ने इंट्राडे का नया हाई बनाया है, और डाउ फ्यूचर्स ने इंट्राडे का नया लो बनाया है। जो डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में थे, अच्छा पहले तो ये 110 आ गया, 110 आते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, फिर आपका डाउ फ्यूचर्स 175 पॉइंट ऊपर थे शो की शुरुआत में, 135 नीचे, मतलब 200 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ एक तरह से आ गया। तो सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है फ्राइडे फियर है। ठीक है, तो ये फ्राइडे फियर रह गई, और आज इतनी मजबूत शुरुआत के संकेत है, फिर भी हमने सुबह क्लियर कट कहा फ्राइडे फियर ऊपर में बिकवाली आएगी ही आएगी, और आपको बेचना ही चाहिए ये रिकवरी में। ये सिंपल सी चीज़ है। एक दिन पहले अगर आप 800 पॉइंट घट जाए और उसमें 250-300 पॉइंट की 1/3 की रिकवरी मिले तो पक्का बेचना चाहिए। उसमें सुबह अगर किसी ने सुनकर किया एक्शन तो अच्छी बात है। क्लोजिंग जो होती दिख रही, कोई मजेदार क्लोजिंग नहीं है आज की निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तो खराब ही है। निफ्टी की मजेदार नहीं है, बैंक निफ्टी की खराब है। सो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जिस तरह के मूविंग फैक्टर्स हैं, जिस तरह के माहौल में आप हैं, बाद में कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े गैप से ऊपर नीचे खुलने का खतरा सोमवार के लिए आपका टलता नहीं है। इसलिए पहली चीज़, कोई भी नई पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो पुरानी पोजीशन है उसका क्या करना है, जितनी कम से कम रख सकें, जितनी क्लोज कर सकें उतना बेहतर। जितना हल्के होकर जाएंगे उतना आपके सोमवार को पैसा कमाने के चांसेस ट्रेडिंग में बढ़ जाएंगे। हल्के होंगे तो अपने आप बढ़ेंगे। नंबर 3, तीसरा काम ये कि अगर नहीं, मेरी तो पड़ी है पोजीशन और मैं तो रखूंगा ही, अब कौन इस लेवल पे आके ये करे वो करे, तो सिंपल सी चीज़, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं तो 23,000 का पुट ऑप्शन जरूर खरीद लें ताकि आपकी हेजिंग रहे। शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हैं तो 23,300 का कॉल ऑप्शन खरीद के अपने आप को हेज रखें।